बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मशहूर हिंदी गानों से फ़ज़ा गूंज रही थी। जनूबी बम्बई में वाक़या कांग्रेस हाउस के बरामदों में खूबसूरत लड़कियां तरह तरह के लिबास पहने इधर उधर फिरती और हंसी मजाक करती नज़र आ रही थीं। इनकी ज़बान भी नाजेबा थी और अंदाज भी घटिया था। एक वक्त था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के करता धरता जिन्होंने आज़ादी की तहरीक की रहनुमाई की थी ने कांग्रेस हाउस को अपना बेस कैंप बना रखा था। वो बहुत ही अच्छे दिन हुआ करते थे, लेकिन 70 की दहाई तक ये जगह आवारा औरतों और लड़कियों की अमाजगाह बन चुकी थी। इनमें से चंद लड़कियां नाच के साथ साथ गाना गाने की भी सलाहियत रखती थीं। वक्त गुजरता गया और इस जगह का माहौल बद से बदतर होता गया, यहाँ तक कि कांग्रेस हाउस जिस्म फरोशी के अड्डे में तब्दील होकर रह गया। अब यहाँ हर किस्म के लोगों का रश रहता था। कमाथीपुरा और फागलैंड रोड पर मौजूद अड्डों की बानिस्बत कांग्रेस हाउस में ज़्यादा मालदार लोग आया करते थे, इसलिए इस जगह मजमूम कारोबार होने के बावजूद कमाथीपुरा के बरक्स इसका माहौल कुछ बेहतर था। यहाँ माहौल को साफ सुथरा रखने की कोशिश की जाती थी। ये लड़कियां छोटी छोटी अलग-अलग खोलियों में रहा करती थीं। इनकी आंखों में ख्वाब थे और ना ही कोई इनका ख़ानदान। उन्हें सिर्फ गाहक और वो मैडमें देखती थीं जो हर वक्त इन पर नज़र रखा करती थीं। इनमें से ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी के दिन यहीं पूरे करके मर खप जाया करती थीं। चंद ख़वातीन ने अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूलों में दाखिल करा रखा था ताकि इस बुराई की दुनिया का इन पर साया भी ना पड़े। शहर के चेहरे पर लगा ये बदनुमा दाग वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला गया। गुनाहों की इस दुनिया में नंदा और चित्रा भी रहा करती थी। ये दोनों 25 साल के लगभग थीं। नंदा और चित्रा दोस्त थीं और यहाँ के गलीज धंधे में उन्हें ज़बरदस्ती धकेला गया था। ये दोनों कम उम्री में ही यतीम हो चुकी थीं। इनके रिश्तेदारों ने महज चंद रुपयों की खातिर उन्हें कांग्रेस हाउस वालों के हाथों बेच डाला था। इसके बाद से वो इस गलीज धंधे में ही मुलव्वस रहीं। इनके कम जहनों को कभी ये समझ ही ना आया कि इनके साथ ये आखिर सब कुछ क्यों हुआ है। इन दोनों ने इस तरह आने वाली बहुत सी दीगर लड़कियों की तरह इस जिंदगी को अपना मुकद्दर जानकर कबूल कर लिया था। घनौने धंधे से मुंसलिक ये लड़कियां किस्म किस्म के लोगों से मिलती जुलती, लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसा भी आ जाता जिनकी ये खुद राह देखने लगती थीं। चित्रा के लिए साबर भी एक ऐसा ही शख्स था। अभी साबर की शादी को दूसरा साल ही था कि चित्रा इसकी ज़िंदगी में आई थी। देखने में खूबसूरत चित्रा को साबर बहुत अच्छा लगता था। साबर उर्दू की शायरी में दिलचस्पी रखता था और जब चित्रा सामने आती तो प्यार भरी गज़लों के अशार इसके लिए पढ़ता। इन अशार को सुनकर चित्रा और भी ज़्यादा हसीन ख्वाबों में खो जाया करती थी। दाऊद इब्राहिम के भाई साबर इब्राहिम कास्कर ने मोहब्बत की शादी की थी और इसकी बीवी शनाज एक खूबसूरत औरत थी। शादी से पहले शनाज एक पठान लड़के में दिलचस्पी रखती थी, लेकिन जब साबर से इसकी मुलाकात हुई तो वो साबर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। दाऊद इब्राहिम को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि साबर किसी ऐसी लड़की से शादी करे जिसे कोई और पसंद रहा हो, लेकिन दाऊद इब्राहिम साबर से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए इसकी ख्वाहिशात के सामने हार मान लेता। शादी के 1 साल बाद ही साबर के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इसने शराज रखा। अगले साल शनाज फिर उम्मीद से थी कि इन्हीं दिनों साबर का ध्यान चित्रा की जानिब गया। चित्रा ने साबर की दुनिया में प्यार और मोहब्बत के पुराने दिन लौटा दिए थे। अब ये दोनों फिल्म देखने के लिए सिनेमा भी जाने लगे थे। ये लोग कभी भेलपूरी खाते और कभी चपाती। कभी कभी दोनों किसी महंगे होटल में डिनर के लिए भी चले जाते। कभी कभी साबर चित्रा को अपनी गाड़ी में लंबी ड्राइव पर भी ले जाता और रात भर बम्बई की सड़कों पर घूमता। चित्रा को साबर का साथ वैसे ही बहुत अच्छा लगता था। इस पर साबर की दौलत ने मजीद 4 चांद लगा दिए थे। गोया के साबर चित्रा की जहन्नुमनुमा जिंदगी में निजात का फरिश्ता बनकर वारद हुआ करता था। कांग्रेस हाउस की खोलियों में गुजरने वाली जिंदगी घुटन
मायूसी और दर्द से भरपूर थी। लेकिन साबर के आ जाने से चित्रा चंद लम्हात के लिए ये सब कुछ भूलकर सुहाने सपनों में खो जाया करती थी। अपनी फैमिली, बिजनेस और दीगर मसरूफियात की वजह से साबर चंद लम्हात ही चित्रा के नाम कर सकता था। लेकिन जब कभी साबर चित्रा को कांग्रेस हाउस ड्रॉप करता, वो इसके साथ गुजारे हुए वक्त की यादों के सहारे बाकी मांदा वक्त गुजार देती, यहाँ तक कि इनकी मुलाकातों का वक्त शुरू हो जाता। चित्रा और साबर के साथ गुजरे हुए वक्त का गलबा इतना शदीद रहता कि इसका जी चाहता कि सारी दुनिया को बताए कि इन लम्हात को पाकर वो कितनी खुश है। अपने जज्बात पर काबू ना पाते हुए बिला आखिर वो सारी बातें अपनी दोस्त और हमराज नंदा से कर दिया करती थी। चित्रा नंदा को बताती कि आज हम समंदर किनारे गए, आज हमने आइसक्रीम खाई, आज ये फिल्म देखी, वगैरह वगैरह। नंदा को चित्रा की बातें सुन सुनकर अब हसद होने लगा था, लेकिन नंदा ने चित्रा से अपने जज्बात का कभी इजहार नहीं किया। नंदा भी किसी ऐसे ही शख्स की राह देख रही थी। इनकी ज़िंदगी में इन बातों से कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली नहीं थी। परियों के देश से कोई राजा आकर उन्हें शहजादी बनाकर ले जाने के लिए तैयार ना था। अलबत्ता ऐसे चंद लम्हात मुयस्सर आ जाने से उन्हें अपनी गलीज ज़िंदगी से दर्द से आर्जी छुटकारा मिल जाया करता था। जब कभी चित्रा नंदा को साबर के साथ गुजारे हुए लम्हात की रुदात सुनाती, नंदा मज़ीद परेशान हो जाती। फिर एक दिन एक खूबसूरत का दावर शख्स इसकी ज़िंदगी में भी आ गया। ये पठान ग्रुप का अमीर ज़ादा था। इसने नंदा से किसी ख़ास मकसद के लिए दोस्ती की थी, लेकिन नंदा ये समझी कि अमीर ज़ादा इससे हकीकी मोहब्बत करने लगा है। मोहब्बत के पर्दे आंखों पर पड़ने के सबब नंदा को अमीर ज़ादा के हकीकी अज़ाइम का ज़रा भर भी अदराक ना हो सका। अमीर ज़ादा को मालूम हो चुका था कि साबर चित्रा को पसंद करता है और चित्रा साबर की कमज़ोरी बन चुकी है। जब अमीर ज़ादा ने देखा कि साबर चित्रा से पूरी तरह घुल मिल चुका है, तो एक मंसूबे के तहत अमीर ज़ादा ने चित्रा की दरीना दोस्त और राजदार नंदा की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। यूं नंदा को भी चित्रा की मानिंद एक साथी मिल गया, जिससे मिलकर इसका गम हल्का हो जाया करता था और चंद लम्हात के लिए वो अपने सारे दुख दर्द भुला दिया करती थी। लेकिन ये बातें ज़्यादा देर छुपी न रह सकीं। साबर को अमीर ज़ादा और नंदा की दोस्ती का इल्म हो गया। गोया अमीर ज़ादा माजी में कासगर बरादरान का दरीना दुश्मन रह चुका था, लेकिन साबर ने सोचा कि वो सब माजी था। अब मुकद्दस अमन मुआहदे की मौजूदगी में इनके दरमियान कोई झगड़ा बाकी नहीं रहा। दर हकीकत साबर ने अमीर ज़ादा को समझने में गलती की थी। अमीर ज़ादा नंदा के ज़रिए साबर की हरकतों सकनात पर नज़र रखने लगा। एक रात अमीर ज़ादा ने नंदा को फ़ोन करके कहा कि वो इससे मिलना चाहता है। नंदा ने देखा कि इसकी दोस्त चित्रा परेशान बैठी है, इसलिए नंदा ने अमीर ज़ादा से कहा कि अगर इसे बुरा न लगे तो अपनी सहेली को भी साथ ले आए, क्योंकि वो अकेली और बहुत उदास है। चित्रा ने नंदा की बातें सुन लीं और फ़ौरन ही नंदा से कहा कि वो इसके साथ नहीं जा सकेगी, क्योंकि साबर इसे लेने आ रहा है। नंदा ने बिला सोचे समझे ये बात अमीर ज़ादा को बता दी। ये सुनते ही अमीर ज़ादा ने नंदा से कहा कि अगले दिन तक वो इससे नहीं मिल पाएगा और ज़ोर से फ़ोन रख दिया। नंदा हैरानो परेशान खड़ी फ़ोन पर हेलो हेलो करती रह गई, लेकिन दूसरी जानिब से कोई जवाब मसूल नहीं हो पा रहा था। कांग्रेस हाउस में वक्त की पाबंदी सख्ती से की जाती थी और ग्राहकों को रात 12:30 बजे के बाद वहां रहने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए जब साबर रात के देर से आता तो चित्रा को लंबी ड्राइव पर ले जाता। 12 फरवरी सन 1981 की इस शब तकरीबन 1 बजे दोनों गाड़ी में सवार हुए। इस रात साबर अपनी बीवी के मामूल के मेडिकल चेकअप करवाने के बाद वहां आया था। चित्रा ने साबर को फ़ोन करके बुलाया था कि इसे साबर की बहुत याद आ रही थी। फ़ोन सुनते ही साबर निकल पड़ा और अपनी बीवी से कहा कि अब सुबह मुलाकात होगी। शहनाज अपने शोहर साबर के
इस मामूल की आदी हो चुकी थी। साबर रातों को अमूमन घर से गायब रहने लगा। इस तरह रोज रोज रातें बाहर गुजारने पर घर में झगड़े भी होने लगे, लेकिन साबर गुस्से में निकल जाया करता था। जैसे ही साबर की गाड़ी कमाथीपुरा से निकली और हाजी अली के मकबरे पर पहुंची, साबर ने आदतन गाड़ी के शीशे में देखा तो इसे अपनी गाड़ी के पीछे फूलों से सजी हुई एक कार नजर आई। साबर ने सोचा कि शायद कोई दुल्हन और दूल्हा अपनी नई जिंदगी का आगाज करने के लिए जा रहे हैं। इसी असना में साबर ने फ्यूल गेज देखा तो गाड़ी में पेट्रोल तकरीबन ख़त्म हो रहा था। साबर ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई पेट्रोल पंप खुला नजर न आया। इतने में इसे याद आया कि प्रभाव देवी में एक पेट्रोल पंप मौजूद है, इसलिए वो इसी जानिब चल पड़ा। साबर को अंदाज़ा था कि इसकी गाड़ी इस पेट्रोल पंप तक तो चली ही जाएगी। अचानक साबर की नज़र पीछे पड़ी तो इसने देखा कि फूलों से सजी हुई कार अभी तक इसके ताक़ुब में थी। साबर बल खाती छोटी छोटी गलियों से होता हुआ पेट्रोल पंप की जानिब बढ़ रहा था, लेकिन सजी हुई कार मुसलसल इसके ताक़ुब में थी। दरअसल इस गाड़ी में कोई दूल्हा दुल्हन मौजूद नहीं थे, बल्कि इसमें तो पठान ग्रुप के लड़के थे जो कि साबर की मौत का सामान लिए इसके पीछे पीछे आ रहे थे। गाड़ी के अंदर मामूर खान, अमीरजादा, आलमजेब और मनोहर उर्फ मनिया अपने हथियारों से लैस बैठे थे। साबर ने प्रभाव देवी में जब पेट्रोल पंप खुला देखा तो अपनी गाड़ी अंदर ले गया। साबर जैसे ही रुका, दूसरी गाड़ी इसके बिल्कुल पीछे आकर रुक गई। ये देखकर साबर ने चतरा से गाड़ी से उतरने को कहा और गाड़ी में रखी अपनी पिस्तौल टटोलने लगा, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। पिछड़ी गाड़ी में बैठे पांचों मुसल्लह अफराद गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने चित्रा को गाड़ी से नीचे उतार लिया। खौफ के मारे चित्रा का जिस्म थर थर कांपने लगा। साबर को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसे क्या करना चाहिए। इसका जहन मऊफ होकर रह गया था। इसी असना में इसके दुश्मनों ने अपनी बंदूकों से बारूद उगलना शुरू कर दिया। गोलियों का चलना था कि चित्रा जोर जोर से रोने और चलाने लगी। गोलियों और चीखों की आवाज़ों ने रात के सन्नाटे को मजीद हैबतनाक मंजर में तब्दील कर दिया था। साबर हलाक हो चुका था। इसका जिस्म और गाड़ी गोलियों से छलनी थे। बाद में रिपोर्ट से पता चला कि 9 गोलियां इसके जिस्म से निकाली गईं। इसके जिस्म से इतना खून निकला था कि इसके जूते खून से भीग कर नरम पड़ चुके थे। जारी है।